सशक्त निवेशक के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी बात निवेश की होती है, इन्वेस्टमेंट की होती है, कैपिटल मार्केट की होती है, तो आप सेबी, जो भारत के रेगुलेटर है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, उनका चर्चा जरूर आता है। आज एक बहुत ही खास इंसान है मेरे साथ जो सेबी के बहुत ही इनिशियल डेज शायद मार्केट रेगुलेटर के साथ रहे, और इनका और मेरा रिश्ता लगभग 30 साल पहले का। जब सेबी आज जितनी बड़ी है, जितनी वर्ल्ड क्लास है, तब बन रही थी, उसकी नींव खड़ी हो रही थी, और तब से जुड़े हैं श्री जीपी गर्ग, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेबी के। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे इन्वेस्टर अवेयरनेस की अहमियत पर, इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस को भी देखते हैं कि क्या क्या तकलीफें हैं इन्वेस्टर्स को और उनको कैसे सेबी रिड्रेस करती है। ये भी उनके दायरे में आता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब आने के लिए इस बातचीत में। बहुत अच्छा लगा आज आपको मिलकर। विवेक जी, मेरा सौभाग्य है आज इतने समय बाद आपसे मिल रहा हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे उन यंग डेज पर ले गए जब आप लोग 8-8 घंटे कमिटी मीटिंग्स करते थे और हम बाहर बैठे, और इस होप में कि कोई स्टोरी कहीं मिल जाए। नहीं, अब हम लोग हमारा जो मार्केट है उसका साइज और इन्वेस्टर की संख्या बहुत बढ़ गई है, और ये हमारा सौभाग्य है कि इतने सालों की मेहनत की वजह से जी आज इन्वेस्टर हमारे सशक्त और जागरूक हैं। और सेबी का भी प्रयास रहता है कि हम निवेशकों के लिए क्या और बेहतर कर सकें, कैसे उनको ज्यादा शिक्षा दें, कैसे उनको और सशक्त करें। तो ये भी हमारा सतत प्रयास रहता है। मुझे याद है गर्ग साहब, आपको भी याद होगा कि एक समय ऐसा भी था इस देश में कि जब शेयर बाजार गिरता था तो लोग कहते थे सेबी ने कुछ नहीं किया। और आज हम इस मकाम पर पहुंच गए कि लोग कम से कम इतना समझते हैं कि रेगुलेटर का काम मार्केट की जो उतार चढ़ाव है उसको कंट्रोल करना नहीं है। लेकिन अगर आपको एज ए निवेशक, जिसके भी थ्रू, इंटरमीडियरी के थ्रू आप आते हैं, अगर वहां पर कोई तकलीफ, इन्वेस्टर एजुकेशन पे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन ग्रीवेंस भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और हालांकि अगर हम सोशल मीडिया देखें जहां लोग अक्सर अपनी ग्रीवेंसेस डालते हैं, मैं उतना नहीं देखता कि इश्यूज है, क्योंकि काफी हद तक ऑटोमेशन हो गई है मेरे ख्याल से प्रोसेसेस की। इस पर अगर आप बता। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा विवेक जी। 2011 तक इन्वेस्टर अपनी शिकायतें हम लोग को भेजते थे, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक शिकायत को पढ़ के कंप्यूटराइज हमारा सिस्टम होता था जिसके अंदर हम डालते थे शिकायतें। तो इतनी शिकायतें आती थी कि उसको एक तयबद्ध समय में पूरा करना बहुत मुश्किल। तो 2011 में हमने स्कोर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म। और मुझे कहते हुए ये बड़ी खुशी है कि जहां हम 2011-12 में साल में 1.5 से 2 लाख कंप्लेंट लेते थे और उससे भी ज्यादा होती थी, धीरे धीरे जो कंप्लेंट्स की संख्या और उसका रिड्यूसल बहुत अच्छा होता जा रहा है। पिछले साल लगभग 35,000 के करीब हम लोगों ने कंप्लेंट्स ली होंगी। 35,000? हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा जो रिड्रेसल है वो करीब 95 से 96% होता है। और जो नॉर्मल जो हमारा टाइम है जिसमें हम एक इन्वेस्टर की शिकायत का निवारण कर देते हैं, वो करीब 30 दिन है। और ये सारा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन है। इन्वेस्टर देख सकता है कि मेरी शिकायत किसके पास है, कहाँ पेंडिंग है। ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से इन्वेस्टर से अगर हम लोगों को और जानकारी हो चाहती है तो वो मिल जाती है। जिस एंटिटी के अगेंस्ट कंप्लेंट है वहां सिस्टम अपने आप हम लोग भेज देते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन है, और इसी की वजह से इन्वेस्टर्स का एक व्यवस्था में एक विश्वास बढ़ता है कि अगर कोई इंटरमीडियरी या किसी ब्रोकर या किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से उसको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो सेबी के पास वो जा सकता है। क्योंकि हमारा तो एक कहने का वाक्य है कि सेबी हर इन्वेस्टर की ताकत, और उसमें हम बड़ा गर्व भी महसूस करते हैं। तो मुझे इन्वेस्टर से यही कहना होगा आपके माध्यम से, अगर आपकी किसी भी मार्केट इंटरमीडियरी से
संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप स्कोर्स पे दर्ज कराइए। और अब तो स्कोर का जो एडवांस वर्जन हाँ, है स्कोर 2.0 किया है। जी हाँ, वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो पहले से कहीं बेहतर, सशक्त और बहुत सुविधाजनक। इसमें क्या चेंजेस लाए आप गर्ग सर? तो बड़ा अच्छा सवाल है विवेक जी आपका। पहले ये होता था कि इन्वेस्टर को बहुत सारी जानकारी खुद भरनी होती थी। अब इन्वेस्टर अगर अपना आधार नंबर डाले तो सिस्टम अपने आप आधार के बेसिस पे इन्वेस्टर को पहचान लेता है। हम लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं इनकम इन्वेस्टर का नाम, और एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से हमें पता लग जाता है कि ये वही इन्वेस्टर है और वही व्यक्ति है जो शिकायत कर रहा है। उसके बाद केआरए सिस्टम से उसका सारा डेटा भी अपने आप आ जाता है, तो उनको वो बहुत सारी चीजें जो भरनी होती है वो नहीं भरनी पड़ती। सिस्टम को हम लोगों ने, हमारा एक एसआई पोर्टल है जिसमें सारे इंटरमीडियरीज का डाटा अवेलेबल है, तो इन्वेस्टर को वो भी सर्च नहीं करना पड़ता। स्पोर्ट्स टू में वो सुविधा भी उपलब्ध है। और उससे अच्छी बात यह है कि अब सारी कंप्लेंट ऑटोमेटिकली रूट हो रही है। अगर किसी ब्रोकर के अगेंस्ट कंप्लेंट है तो जैसे ही इन्वेस्टर ये पूरा प्रोसेस समाप्त करता है, तुरंत वो कंप्लेंट है वो उस ब्रोकर के पास पहुंच जाएगी। और एक और हमने अच्छा काम किया है कि 2 लेवल के ऊपर इन्वेस्टर्स को ये कहने का हक है कि भाई मैं इस समाधान से संतुष्ट नहीं हूँ। यानी सपोज कोई कंप्लेंट किसी ब्रोकर के अगेंस्ट है और इन्वेस्टर को लगता है कि जो जवाब ब्रोकर से आया है वो ठीक नहीं है, तो रिव्यू के लिए लिख सकता है। और ये वाली जो कंप्लेंट होगी, अगर ब्रोकर है तो वी कॉल इट डेजिग्नेटेड बॉडी, तो एक डेजिग्नेटेड एक्सचेंज फिर उसको देखेगा कि भाई जो ब्रोकर का जवाब है और जो इन्वेस्टर की शिकायत है वो सही ढंग से निवारण हुआ है या नहीं है। तो एक्सचेंज दोबारा ब्रोकर से ले सकता है। अगर फिर भी इन्वेस्टर खुश नहीं है तो फिर वो सेबी के पास उसको एस्केलेट कर सकता है, एक बार एक्सचेंज के लेवल पर, एक बार सेबी के लेवल पे। म्यूचुअल फंड सपोर्ट के माध्यम से अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वो पहले एमफी के पास जाएगी और सेबी के पास जाएगी। तो हर लेवल पे इन्वेस्टर को प्रावधान है कि 2 निष्पक्ष संस्थाएं उसकी कंप्लेंट्स को देखें और उसका निवारण करने की कोशिश करें। तो ये सारा स्कोर्स में संबंधित है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ निवेशक भारत सरकार का एक पोर्टल है सीपी ग्राम, उसमें भी शिकायत करते हैं, उसको भी हम लोगों ने स्कोर से जोड़ दिया है। तो ये सारी चीजों का एक अच्छा नतीजा ये आ रहा है कि इन्वेस्टर्स की जो शिकायतें हैं वो काफी त्वरित गति से उनका निवारण हो रहा है। पहले हम लोगों का लक्ष्य था कि हम 1 महीने के अंदर इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स को रिजोल्व करें, अब उसको हमने घटा करके 21 दिन में कर दिया। और किस तरह की कंप्लेंट्स आपके मुताबिक ज्यादा है? अगर आपने जैसे कहा 35,000, जहां एक तरफ लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा निवेशक हैं, तो बहुत ही छोटा नंबर कर दिया अच्छी तरह से ऑटोमेट करके प्रोसेस। और कई चीजें मेरे ख्याल से पॉलिसी में भी आपने एड्रेस कर, क्योंकि जैसे मुझे याद है कि 10-15 साल पहले ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती थी, जो निवेशक देते थे ब्रोकर्स को, उससे काफी कंप्लेंट्स आई थी कि हमसे बिना पूछे कर दिया ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही। और उसको पॉलिसी के जरिए सेबी ने एड्रेस कर दिया, तो अब नहीं सुनते उतनी ऐसी बात। जी जी। तो किस तरह की पूछ रहा हूँ, मतलब जो ऐसी हैं चीजें, जो 1 या 2 चीजें जो आपके मुताबिक लोगों को अभी भी परेशान करती हैं, या जिन तरह के आप कंप्लेंट्स देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया एक बार विवेक जी। आप तो इस पूरी प्रक्रिया के एक वेटरन है, तो आपको मालूम है इन्वेस्टर्स किस तरह की समस्याएं पहले फेस करते थे। अब जो सबसे ज्यादा हम लोग कंप्लेंट जो देखते हैं, एक तो ये होती है कि बार ब्रोकर का सिस्टम फेल हो गया है या उसकी वजह से वो कोई अपना ऑर्डर नहीं दे पाए। एक तो वो कंप्लेंट बहुत आती है, और दूसरी कंप्लेंट्स वो आती है जब आपके परिवार के किसी सदस्य का निधन हो गया और उन्होंने अपने शेयर्स डीमेट नहीं कराए हुए हैं, तो उन शेयर्स का ट्रांसमिशन या उन शेयर्स से रिलेटेड कंप्लेंट सबसे ज्यादा आती हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से सारे इन्वेस्टर से ये भी निवेदन होगा कि हर इन्वेस्टर अपना जो भी निवेश करे उसमें नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कुछ किसी इन्वेस्टर के साथ जब भी कोई बात हो तो उनके परिवारजनों को उनकी सिक्योरिटी बड़े आराम से। इस पर सेबी ने बहुत काम किया जी जी। कि हमने देखा है डिपॉजिटरीज, स्टॉक एक्सचेंज, खासकर डिपॉजिटरीज को बहुत प्रेरित किया, आपने पुश किया कि आप इसे
कि कई बार देखा गया है कि कितने लाखों करोड़ रुपए ऐसे ही लोगों के व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि नॉमिनेशन। बहुत ठीक कहा आपने। इस वक्त जो आईपीएफ अथॉरिटी है उसके पास करीब लाखों करोड़ों शेयर्स इन्वेस्टर्स के इसलिए ट्रांसफर होने पड़े कि नॉमिनेशंस नहीं था या किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया। तो हमें आपके माध्यम से ये कहना होगा कि हर निवेशक को नॉमिनेशन अपने सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में, चाहे आपका डीमैट अकाउंट है उसके अंदर, जरूर आपको करना है ताकि इस तरह की समस्या नहीं आए। और दूसरी समस्या तब आती है जब आपके शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हो गए। अब ये नया जमाना है, हमारा सिस्टम काफी सुदृढ़ है, तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल शेयर रखने की कोई जरूरत है। तो मैं तो यही आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सभी निवेशक से कि उनको डीमेट करा के अपने शेयर्स को अपने डिपॉजिटरी के माध्यम से उनको होल्ड करें, बजाय इसके कि आप वो पेपर्स अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि बाद में बहुत समस्या आती है उस तरह के शेयर्स को ट्रांसफर कराने में या ट्रांसमिशन कराने में। तो वो भी मुझे आपके माध्यम से एक अनुरोध करना होगा। अदरवाइज इन्वेस्टर्स को किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो हम चाहेंगे कि वो तुरंत सेबी के ध्यान में लेकर आए ताकि हम उनका निवारण कर सकें। गर्ग साहब, आप बहुत ट्रैवल करते हैं। रोज जब भी कभी सोशल मीडिया कभी देखता हूँ, आप कभी कहीं किस शहर में निवेशकों को एजुकेट कर रहे हैं, कभी किसी और शहर में होते हैं आप एजुकेट करते हैं। तो आप इतने जब इंटरेक्शंस आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, तो आपको लगता है कि जब आप लोगों से बात करते हैं कि जो निवेशक हैं आज ज्यादा एजुकेटेड हैं पहले से? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं भारत के सारे समाचार पत्रों और सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो काम शायद सेबी या हम लोग अकेले नहीं कर पाए, आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोगों को बहुत सारी जानकारी पिछले 20 साल में दी है। क्योंकि मुझे मालूम है 2000 आज से 15-20 साल पहले हमें म्यूचुअल फंड समझाने में भी बहुत मुश्किल आती थी। हमें एक भी बात मानना पड़ेगा कि जहां तक फाइनेंशियल एजुकेशन का संबंध है, ये हमारे किसी किताब में नहीं पढ़ी जाती। इट्स नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल कुरिकुलम। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब कमाने लगता है, सडनली उसके पास पैसा आ जाता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो निवेश करे, कैसे करे और कहाँ करे। तो मेरा तो मैं, अगर आप मुझसे चाहेंगे तो मैं चाहूंगा वो दिन कि हमारे हर स्कूल का बच्चा अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से ही फाइनेंशियल एजुकेशन उसका पार्ट हो, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। हम बच्चों को एनवायरमेंट पढ़ाते हैं, उनको बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड इशू पढ़ाते हैं, व्हाई नॉट पर्सनल फाइनेंस। तो हमारा प्रयास है सारे एजुकेशन बोर्ड्स के माध्यम से, भारत सरकार के मंत्रालयों के माध्यम से, कि ये हमारे स्कूल शिक्षा का पार्ट बने। लेकिन जब तक वो फॉर्मल स्कूल शिक्षा का पार्ट नहीं बनेगा, तब आप और हमारे जैसे लोग जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम जाके देश में लोगों को बताएं कि उनको कैसे सही निवेश करना है, वो गलत निवेश ना करें। समस्या तब आती है जब हम लोग किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं होती और हम लोग गलत निवेश कर देते हैं, और बजाय हम अपना धन बढ़ाने के और निवेश के रूप में अपना जीवन बेहतर बनाने के, हमने जो कुछ कमाया हुआ है उसको भी खो देते हैं। तो मेरा निवेदन ये होगा कि लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत तरह की इंफॉर्मेशन आती है, उससे बचें। पहले तो ये देखें कि जो ये इंफॉर्मेशन जो लोग दे रहे हैं, कहीं उनका व्यक्तिगत हित तो उसमें, और अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे अच्छा माध्यम तो हमारे सेबी की इन्वेस्टर वेबसाइट है। उस पर आकर के देखें। वित्तीय शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे हम लोगों ने वीडियो है, बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है, उसको पढ़ें, और जिस भी विषय पे वो चाहे उनको जानकारी वहां पे मिल सकती है। हर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, उसको पढ़ें, और खुद भी समाचार पत्रों के माध्यम से और खुद भी अच्छी पुस्तकों के माध्यम से अपना अच्छा ज्ञान अर्जित करें। निवेश करने में जल्दबाजी ना करें जब तक कि वो उस निवेश को अच्छे से नहीं समझ पाए। अदरवाइज वो किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद ले ताकि उनसे गलती ना हो। जब आप आम निवेशकों को एड्रेस करते हैं, तो ऐसी कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जो आपके मुताबिक हर निवेशक मन में रखनी चाहिए कैपिटल मार्केट में निवेश करने से पहले?
सबसे पहले तो निवेशक को ये याद रखना चाहिए कि ये मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी होती रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस बाजार में आना चाहता है तो मेरा निवेदन तो ये होगा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करे और वो अपने डिफरेंट गोल्स को इंगित कर ले कि मुझे किस वजह से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर उनको कुछ भी नहीं समझ में आए तो मैं कहूंगा वो म्यूचुअल फंड से शुरू करें, बजाय इसके कि वो उस तरह का निवेश करे जो बाद में जो उसकी समझ में नहीं आए और बाद में उसके लिए मुश्किल कर सकता है। और सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देने की वजह वो पहले खुद पढ़ें। जैसे कि हम लोग इसलिए निवेश करें ताकि हमारा पैसा सुरक्षित और सही तरीके से बढ़े, लेकिन पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है या कोई आके आपसे ये कहता है कि आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कहीं मुश्किल है। तो मेरा निवेशकों से यही आग्रह है कि बहुत सोचकर समझकर इन्वेस्ट करें, पूरा ज्ञान अर्जित कर लें, पूरे प्रोडक्ट्स को, पूरा सिस्टम कैसे काम करना है उसके बाद उसको समझें। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी इन्वेस्टर को करना है तो शायद पहला स्टेप्स उसके लिए म्यूचुअल फंड जैसे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनके माध्यम से वो आगे बढ़े। तो वो मेरा सभी निवेशकों से होगा। लेकिन हर एक से यही मेरा आग्रह है कि अगर इन चीजों को ध्यान रखेंगे और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखेंगे तो उनको बाजार से फायदा होने का अच्छा संभव। इनफैक्ट सेबी की जितनी उम्र बढ़ रही है, थिंकिंग उतनी यंग हो रही है। कोई ऐप भी आपने हाल ही में लॉन्च किया जिसमें आपने बहुत कंटेंट डाला है एजुकेशन का, क्योंकि आजकल के यंग लोग ज्यादातर अपने फोन से ही सब कुछ कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी जरा बताइए कि किस तरह का कंटेंट आपने डाला है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अब तक सेबी का, अब तक मतलब आज की बात नहीं कर रहा लेकिन पहले की बात कर रहा, ये था कि हम डायरेक्शन देंगे और जो इंटरमीडियरीज हैं आप एजुकेट करें, लेकिन सेबी खुद भी उसमें अपना खुद का एफर्ट डाल के एजुकेट कर। जैसे ये म्यूचुअल फंड सही है का पूरा कैंपेन सेबी के कहने पे हुआ एमफी द्वारा। तो जरा सारथी ये जो ऐप है उसके बारे में अगर आप बता पाए कि जो यंग लोग हैं सुन रहे हैं आपको, वो कैसे इसको आसानी से डाउनलोड करके सब सीख सकते। तो सारथी ऐप है विवेक जी, ये अवेलेबल है ऐप स्टोर के ऊपर, चाहे आपके पास जो भी फोन हो, हर एक फोन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा का नाम सारथी है, यानी ये आपको रास्ता दिखाता। तो सारथी ऐप एक तरह से हमारी जो इन्वेस्टर वेबसाइट है उससे महत्वपूर्ण जो कंटेंट है उसको सारथी ऐप में हम लोगों ने डाला है, ताकि आप कहीं से कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकें। और इसी सारथी ऐप के अंदर से भी कि जो भी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, जो भी अच्छा कंटेंट है, जो भी वीडियोज है, आप उनको देख सकते हैं। तो मैं तो सारे निवेशकों से या जो भी सारथी ऐप से यही वाले जो लोग हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप 15 मिनट भी सारथी ऐप को देख करके, समझ करके और उसके बाद निवेश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये ऐप आपके लिए बना हुआ है। और इस ऐप से संबंधित अगर किसी का कोई सुझाव हो तो हम लोग इस ऐप को भी बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सुगम तरीका है इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सभी निवेशकों को। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा गर्ग साहब। बहुत साइलेंटली मेहनत की है आपने, इतने साल हम मिलते रहे लेकिन आज पहली बार मौका मिला आपको इंटरव्यू करने का। मैं बहुत खुश हूँ। और आपने हमेशा की तरह बहुत सिंपल तरीके से लोगों को समझाया कि अगर आप सोचें, ठीक से प्रिपेयर करें, ठीक से थोड़ी मेहनत करें, तो ये मार्केट उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं और हर भारतवासी का उतना ही हक है इसमें। इतनी मेहनत गई है भारत के रेगुलेटर की। आइए निवेश करिए, लेकिन ठीक से समझकर, पढ़ के, और सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।